वो तो बोल दिया। हाँ, तो आरटीआई का मैक्सिमम जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स आरटीआई इंफॉर्मेशन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था ये प्रोग्राम के लिए, तो मैडम युतरन जी आए हैं by district students union as well. So I believe that this program important program था आज का, तो हम सब अटेंड हुए और सदन में है वांचनु में मेतेचा। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज 2023 के 22 अक्टूबर संडे, और मैं इस वक्त लोंगडिंग हेडक्वार्टर के सर्कल हाउस के यहाँ पे मौजूद हूँ। आज यहाँ पे आईसी यानी कि अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन लोंगडिंग, आपसू यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की ओर से आज यहाँ पे लोंगडिंग सर्कल हाउस पे आरटीआई अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। तो आइए आज यहाँ पे स्पेशली यहाँ आज आईसी खुद यहाँ मौजूद है। सबसेक्शन 2 में एप्लीकेशन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन। इसमें ये भी लिखा है कि एप्लीकेशन आपने क्यों किया, किस रीजन से क्या, इस तरह का पीआईओ पूछता है एप्लीकेंट को, वो आप रीजन नहीं पूछ सकता है। ये भी दुख की बात है, तो रीजन नहीं पूछ सकता है, इसीलिए उसका एप्लीकेशन को वकील चुपचाप लेके स्टार्ट करना बेहतर है। तो ये रीजन पूछने का आपका कोई हक इसमें आरटीआई में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसका भी आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के बाद तो आप मांग सकता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ तो इन बिटवीन यू कांट आस्क एनी इंफॉर्मेशन टू फर्निश द पीआईओ, ठीक है। तो पीआईओ ज़्यादा करेगा तो आपके दिल में कुछ खोट है, इसलिए तो 10 to 15 years का इंफॉर्मेशन मांगता है। हाउ यू विल गो थ्रू द 10 to 15 days within 30 days? You also appellants also have to act accordingly. तो within 30 days का अंदर में इंफॉर्मेशन को मुहैया करना है, लेकिन उनके पास टाइम फिक्स नहीं है। नहीं, वो तो बोल दिया ना, वो तो बोल दिया। हाँ, पैसा भी नहीं दिया है। हाँ, then how long the papers should be secured under the custody? नहीं, वो तो है। अबे वो कलेक्ट नहीं कर रही है आरटीआई में, पैसा भी नहीं दिया। हाँ, अब एपीलिंग लोगों के लिए अगर कलेक्ट नहीं करेगा तो क्या एक्शन है, इस एक्ट में नहीं लिखा है। लेकिन इन द ऐसे गुड एपीलेंट, ऐसे गुड दिस वन पब्लिक के लिए सोच के काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ही विल कलेक्ट, ही शुड कलेक्ट। अगर रिपीटेडली ही इज डूइंग सच थिंग्स डिस्टर्बिंग द अथॉरिटी, यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट द एपीलेंट कि हमेशा वो ऑफिस में आके अपील करता है फर्निश करने के लिए, और पैसा भी डिपॉजिट नहीं करता है और इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट नहीं करता है, तो कंप्लेन अगेंस्ट हिम। अनदर पर्सन में पुटअप करके देखता हूँ। मैडम, मैंने सब चीज़ रेडी किया, एवरीथिंग इज रेडी एंड आई हैव इंटीमेटेड द अपीलेंट दैट एवरीथिंग इज रेडी, यू कम एंड कलेक्ट। फिर वो 30 डेज का भीतर में नहीं आता है, उसके बाद में वो 1 ईयर का बाद में वो डॉक्यूमेंट्स को मांग सकता है कि नहीं, अगर आपने, मैं ये तो बोला, आप कौन सा मीडिया से इंफॉर्मेशन दिया उसको, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, पर्सनली, या ये व्हाट्सएप से? बोलिए। नहीं, हम लोग ने व्हाट्सएप से देता है इन रिटर्न ना, व्हाट्सएप से देता है इन रिटर्न, और उन लोग रिसीव भी कर लेता है, पढ़ भी लेता है, लेकिन नहीं आता है। वो तो बहुत सारे लोगों का है, वो तो बहुत सारे पीआईओ लोगों का कंप्लेंट है। ये एप्लीकेंट को भी बोलते हूँ, when you have applied, you must collect the information immediately after receipt of the information from the PIO, ठीक है ना। अगर नहीं करता है तो मैंने ये कहा ना, उसके अगेंस्ट में एफआईआर करो, एफआईआर करो। थैंक यू। हाँ, पेपर डॉक्यूमेंट्स कॉस्ट का एडवांस पेमेंट का प्रोविजन होने से ठीक है, तो इसमें एडवांस पेमेंट वो ज़्यादा पैसा दे सकता है जितना, हाँ, नहीं, जितना यूज किया है। हाँ, रेस्ट अमाउंट अगर बचेगा तो रिटर्न कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं है।
to calculate the matter. You have to calculate the paper, how many paper you are investing for furnishing the information. You have to calculate. आप अपना information जो मांग रहे हैं उसको पहले से calculate कर लो. एक ऑप्शन को डिटेल करो, एक रेस्पॉन्स ऑप्शन कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कितना पेज देना है. तो करेक्ट पेज वो एडवांस का सिस्टम नहीं है. तो कैलकुलेट करने के बाद ही उनको आप इंटीमेट करेगा और इमीडिएटली उसको टाइम दे दो. विद इन दिस डेट यू हैव टू रिपोर्ट टू माय ऑफिस टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. तो उस पे में आपने जेरॉक्स करके रखा हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर साइन करके रखा होना चाहिए स्टेसी के साथ, सीरियल सिग्नेचर. ठीक है. Thank you for your wonderful presentation, ma'am. I'm Kinwang, APIO Ardovoli. मेरा एक सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट शुरू होता है. सपोज सितंबर फर्स्ट वीक में शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट, तो इमीडिएटली आरटीआई आ जाता है कि उनका वो वर्क के बारे में डॉक्यूमेंट्स दीजिए, बिल का अकाउंट डिटेल्स दीजिए, कंप्लीशन वर्क सर्टिफिकेट दीजिए. तो इसमें क्योंकि मैम ये केस में तो हम लोग उनको प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वर्क अभी जस्ट शुरू हुआ है. तो ऐसा कुछ वो है क्या? ठीक है, आप पूछिए. अच्छा, करेगा जब आपके पास फंड आएगा, then only you can furnish with reason other information. Why you are unable to furnish, you have to give the reason and कितना फंड आया. फंड तो आ गया ना, आने के बाद तो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो फंड का आप डिटेल दे सकता है. इतना फंड इस प्रोजेक्ट के लिए आया है. ठीक है, एपी ले लो. काम शुरू होने के बाद पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दैट फंड व्हिच रिसीव बाय द पीआईओ, वही दे सकता है. लेकिन मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ एपी ले लो को, अगर फंड आने के बाद भी एक्शन नहीं हो रहा है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, तो आप लोग मांग सकता है. नहीं तो आप क्यों मांगेगा? फंड तो आता रहेगा, काम तो करते रहेगा. जो फंड आके कोई एजुकेशन नहीं कर रहा है, सिस्टमेटिक नहीं कर रहा है, या कोई गलत कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है जिसका हैसियत नहीं है, या किसी का परिवार को दे दिया है, अफसर का परिवार को, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो. आप एविडेंस के लिए वो फंड को जो गवर्नमेंट से अलॉट किया है उसका डॉक्यूमेंट मांग सकता है. लेकिन other information only after completion of the project, then only you can ask for furnishing the information. समझा? प्रोजेक्ट का सेक्शन अमाउंट आता है तो एक साल में काम हो जाता है. बट कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि मान लो एनईसी का जो आउट ऑफ द स्टेट है, जो शिलोंग से आता है, तो वो सब प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि 4-5 ईयर्स में वो लोग. अच्छा, उसका भी मैं बताती हूँ. जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तहत कोई भी फंड को फर्निश क्या अलॉटमेंट दिया है कुछ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, देन यू हैव टू अप्रोच फर्स्टली टू द पीआईओ. पीआईओ से अगर एग्री हो गया और फर्निश नहीं करे, देन यू हैव टू गो टू द फर्स्ट एपिलेट. अगर फर्स्ट एपिलेट पे आपको एग्री कर रहा है तो यू विल प्रोसीड टू द सेंट्रल आरटीआई कमीशन. सेंट्रल कमीशन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो सेंट्रल कमीशन का ही आप रिक्वेस्ट करेंगे. हाँ जी, थैंक यू. डीएमओ सब जो मैडम आपको क्वेश्चन पूछा था इसमें थोड़ा सा हमको अभी फाइनल नहीं हुआ, कंफ्यूजन है. डीएमओ सब ने आपको क्वेश्चन पूछा था जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिया एप्लीकेंट के लिए, हमने उसको इंटीमेट भी कर दिया, वो एक्नॉलेज भी कर लिया. तो हाउ लॉन्ग, कितना दिन हम अब डॉक्यूमेंट को अपना ऑफिस में रखेंगे? वो कहीं आरटीआई में बोल दिया था, आप लोग क्यों क्लियर नहीं सुनता है? मैंने बोल दिया उसका कोई आरटीआई में इतना साल तक रखना है, कोई कहीं नहीं लिखा है. आउट ऑफ वे आई कांट से एनीथिंग. आई एम स्टिकिंग ऑन द आरटीआई एक्ट रूल. ओके, हां, 2005. देन दैट मींस जब तक वो लोग नहीं आते हमको रुकना पड़ेगा. आफ्टर हाउ मेनी डेज हम एफआईआर लॉस करना है? अब पकड़ के रुक के बैठेगा तो नहीं है. यू मस्ट बी लुकिंग विद एविडेंस. मैंने बोला ना, आपका जो भी देगा एक्नॉलेजमेंट के साथ दो. जब तक नहीं आएगा तो दैट इज नॉट योर रिस्पांसिबल. वेटिंग करने का जरूरत नहीं है ना. आप जब
जब आपने टाइम दिया, डेट दिया, नहीं आता है तो डेट इज हिज फॉल्ट. It's the sort of harassment process. अगर लोग एप्लीकेंट लोग आते करता है इतना डॉक्यूमेंट्स लगता है लेने ही नहीं आता है तो उनको क्या एक्शन लेना हो हमको जानना पड़ेगा. साहब, if you have furnished the information within the prescribed period, तो आप उनको इमीडिएटली लेटर दीजिएगा ना लेने के लिए. अगर उस पीरियड में वो नहीं आता है तो उसका फॉल्ट है, तो आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, वो एग्री है. यस, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर होता है लेकिन वो अननेसेसरी हरासमेंट हुआ है. ये तो एप्लीकेंट के अगेंस्ट में एक्शन लेना है. So your communication is there. You have to communicate that within when he is coming. ओके मैम, आई थिंक इट्स आरटीआई में एक में कोई प्रोविजन नहीं, आई नो, बट कमीशन का टाइम से कुछ हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे सकता है या कुछ गाइड कर सकते हो, ये हम पूछा आपको. ठीक है, ठीक है. एक में नहीं, आई नो. नहीं, ये बात बहुत हुआ है. नहीं, ये बात बहुत हुआ है. बहुत क्यों ऐसे है, बहुत लोगों ने ऐसे किया है कि 15 साल 10 साल का इंफॉर्मेशन लेके पीआईओ भी सिंसियरली इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर दिया, मतलब जेरॉक्स कर दिया, लेकिन मैक्सिमम एपीलेंस दे एबल टू कम एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ऐसे बहुत है, लेकिन यहाँ रूल में कुछ नहीं लिखा है. इसलिए हम लोग ने अभी न्यूली कमीशन ने डिसीजन ये लिया. नाउ वी आर रिजेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच सीकर्स if they are mentioning 10 to 15 years, only one block they will apply. ये है मेरे कहने का मतलब ये है. अभी कमीशन तो आउट ऑफ वे तो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि एप्लीकेंट के ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग कमीशन ने डिसीजन लिया ओनली वन ब्लॉक, एक साल का एक प्रोजेक्ट. एक साल में 3-4 प्रोजेक्ट नहीं होगा. एक ब्लॉक का एक प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन सब करेगा. समझ गया? एप्लीकेंट लोग भी प्यारे लोग भी. Only now I have taken decision because of these things. The appellants they used to ask for punishing 10 to 15 years. That is not possible for the PIO. Therefore, we have taken a decision that the appellants should appeal only for one project, one block, 1 year, one financial year. One is from the appellants और another is from PIO. So मेरा एक क्वेश्चन है मैडम appellants है, जैसे कि हम लोग 30 डेज का जो काम ये मांगा जाता है तो वो लोग दे देता है, जो भी हो एपेरेंट्स को हम लोग को दे देता है, लेकिन जिसमें हमने 5 पॉइंट्स का फर्निश मांगा, 5 पॉइंट का सीटिंग किया, लेकिन उन्होंने 4 पॉइंट का दिया. और वहाँ में मैंने ऑफिस में जल्दीबाजी में एग्जाम्पल मतलब कुछ रिसिप्ट भी लिख के छोड़ दिया, लेकिन जब मैं घर में आके देखा तो उनको डिससेटिस्फाइड है, मतलब सेटिस्फाइड नहीं है. उन लोग का जो हमको जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं है. तो अगर इसे करते तो मैं इसमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं अगर हमको सेटिस्फाइड नहीं है? लिखित में देगा आइटम वाइज. अब लिखित में पीआईओ को देगा तो व्हाट एवर आई रिक्वेस्ट टू फर्निश यू इंफॉर्मेशन. आई गोट द 4 आइटम ना, 1 2 3 4 आइटम इज करेक्ट, बट the 5th item you fail to furnish me, so I request you once again to furnish the correct information. ठीक है? अब लेटर लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करके दिखाना लिखना पड़ेगा. और पीआईओ को अगर इवन देन पीआईओ फेल्स टू फर्निश, अगर पीआईओ के पास नहीं दिया था तो पीआईओ ने रिज्यूम दे करके बताएगा दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, वो रिज्यूम देगा तो यू हैव टू अगेन लिसन टू द पीआईओ. नहीं है तो कहाँ से पैदा करेगा? अगर होने के बाद नहीं करना चाहिए. अरे यो तो मैं बोलने आ रहा हूँ, अगर इंफॉर्मेशन है फिर भी नहीं दिया तो देना पड़ेगा. अगर नहीं है तो कहीं से नया क्रिएट नहीं कर सकता है. Whatever available information with the PIO, then only he will furnish to you. अगर नहीं उनके पास नहीं, किसी अदर PIO का पास है, the PIO will give direction to you, and that part, that item will send to the another PIO. क्योंकि यहाँ ऑफिस काफी डिवाइड हो चुका है तो इन्फॉर्मेशन इधर उधर होता है, वो भी आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप लोग बहुत डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो गया अरुणाचल में, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उधर भी चला जाता है. वो वाला वो पीआईओ रिक्वेस्ट करेगा अनदर पीआईओ कि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप फर्निश करिए. अगर वहाँ पे नहीं है तो वो क्या करेगा, एफिडेविट में देगा मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है?
एक्चुअली माय क्वेश्चन इज टू मैडम कि अगर ऐसे होने के बावजूद अगर पीआईओ ने मना करता है, डिनाई करता है देने के लिए अपेरेंट को, जो मतलब हम इससे ज़्यादा और नहीं दे पाएगा, अगर इस तरह का करता है होने का बावजूद भी, तो मैं उसको मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता है, वही हम बोल रहे हैं। होने का बावजूद भी अगर नहीं दे रहा, आपका पक्का पता होना पड़ेगा, झूठ नहीं, आपको पता है कि पीआईओ का पास है, आपका पास एविडेंस होना पड़ेगा। तो आप फांसी पीड़ित के पास जाओ, फांसी पीड़ित इज द अथॉरिटी टू हेल्प यू। फांसी पीड़ित ने समन करेगा बोथ ऑफ द पार्टी, पीआईओ एंड एपेलेंट, उसका ड्यूटी बनता है कि उसको क्लियर करना। अगर वो पीआईओ सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है, आप सही है तो पीआईओ को डायरेक्शन देगा, यू फर्निश द इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें भी अगर वो एक्शन नहीं ले रहा, देन यू फाइल द अपील टू द कमीशन। अपील जब तक पीआईओ और फर्स्ट एडमिट के पास होता है तो आपका एप्लीकेशन होता है, तो कमीशन के पास पहुंचने के बाद अपील हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आप कंप्लेंट हम जो आपने जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपने साहब का जो आंसर है, ये जो मेरा जवाब को वो थैंक यू, धन्यवाद। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये जो आप लोग का पीआईओ की तरफ से है, उन लोग को का फेस करने पे मैंने देखा है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक आरटीआई कर लिया, तो हमको लोग ने एक सही सलामत फर्निश करके हमको दे दिया। उसके बाद मेरा फिर दूसरा भी आता है वही सेम प्रोजेक्ट में, उसके बाद में फिर उसको देने का फिर तीसरा भी आता है। तो मतलब इसके लिए क्लियर कर सकता है, बहुत अच्छा पीआईओ ने अगर हमको ये बोलेगा कि हाँ मैंने वो फलना हमको दे दिया, ये इसमें से सेटिस्फाई नहीं होता है वो, तो ये भी एक कुछ प्रॉब्लम होता है। एक ही प्रोजेक्ट में बार 2-3 आदमी का can apply on one project, everybody can apply application, लेकिन the same person, you are the person who already applied the subject, you can't repeat again and again। आपका पार्ट खत्म हो गया, दूसरा का पार्ट खत्म शुरू हो गया, तो वो इंफॉर्मेशन को जरूर करके दे देगा पीआईओ, लेकिन ये डिनाई नहीं है, आपने मांगा फिर आपका भाई ने भी मांगा, लेकिन सेम पर्सन कैन नॉट अपील इन सम सेम सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट एक जैसा आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको एक अपना एक छोटा सा इंसिडेंट के बारे में नरेशन देता हूँ। दिल की बात बोलो लेकिन क्लियर बोलो। हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी वेरी क्लियर एंड द सब्जेक्ट मैटर। रिसेंटली जब हम इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लाइक 3-4 इयर्स बैक का बात है, एक आरटीआई अप्लाई किया था मैंने, तो ये मेरा कहानी में ही क्वेश्चन है। तो जब अप्लाई किया था मैं, उस समय इतना आइडिया भी नहीं था हम लोगों को। थैंक यू, आप आए आज हम लोग को आरटीआई अवेयरनेस दिया, थैंक्स टू आपको दोस्तों, आप लोग ने आके हम लोग को एटलीस्ट कुछ सीखने मिला आज भी। तो मैम मेरा कहानी में ऐसा है कि एक डिपार्टमेंट का अभी हम मेंशन नहीं करेंगे नाम, तो उसमें अप्लाई करने के बाद में एग्जैक्टली मैम वो समय था मार्च एंडिंग का, तो हम मार्च एंडिंग का समय था। तो हम लोग का दिल में भी था कि मार्च से पहले लोग पैसा वैसा खा के करने से पहले हम लोग काम को सही ढंग से करवाना है, इसलिए आता है धरना। तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो पीआईओ है उसने एक रिटन में हमको एक लेटर दिया कि अभी मार्च का समय है और स्टाफ भी कम है। आपने मार्च का टाइम पे अपील किया? जी हाँ, एप्लीकेशन किया। हमको बोला कि आपको अप्रैल का 2nd वीक तक हम दे देंगे। तो अप्रैल 2nd वीक आया गया, उसके पास वो बोला कि हम तो बीमार होकर छुट्टी में था, अभी वापस आया, थोड़ा और समय दे दो, दिया है मैंने, अनदर 3 मंथ्स लिया मैंने। उसके बाद में जब लास्टली जब गया फाइनल हम गया कि आज तो जाना ही, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है और मेरा घर जो है यहाँ से दूर कानूबारी में है ऑफिस, तो यहाँ से हमेशा आना जाना भी पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो जब गया है तो सुनने में आया कि वो ऑफिसर जो ट्रांसफ़र हो गया, उसका जगह में जो दूसरा ऑफिसर आया है वो तो बोला है हमको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो पहले ही देना चाहिए था आपको तो ऐसे घुमा है। समझ गया मैं आपका इन दैट केस हम लोग को क्या करना चाहिए? आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। देखिए भाई, जो मार्च महीना इज क्रूशियल पीरियड, यू शुड नॉट अपील, you shouldn't give any application because they are very busy during March ending। तो वो अब भी समझना चाहिए, उनको भी प्रॉब्लम है, ये है बोल के अप्रैल में, बट एनी हाउ
अप्रैल सेकेंड वीक तक चलता है उनका मार्च एंडिंग का, है ना, सेकेंड वीक तक चलता है। तो अप्रैल के बाद आप अप्लाई करिए तो एनी हाउ ही हैज़ टू रेस्पॉन्स, ठीक है। PIO सब लोग, पहले तो आपका रीजन था कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, हम बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बाद तो कोई रीजन नहीं है। तो दिस इज द प्योरली PIO's ड्यूटी टू फर्निश द इंफॉर्मेशन। अगर नहीं देता है, आपका एप्लीकेशन में रिसीव नहीं करा, यू हैव टू कीप द एविडेंस, रिकॉर्डिंग करो, वर्डिंग का। हम सबको ओपन कोर्ट में मैं यही बोलती हूँ, कोर्ट में भी रिकॉर्ड करो PIO का वो वर्जन। यू फर्स्ट अप्रैल के बाद जाके दिखाओ, या सेकेंड जहाँ अप्रैल करते हैं कमीशन में वहाँ दिखाओ एविडेंस, बट दैट शुड बी हैव, यू शुड हैव एविडेंस। किसी को इलिगेशन देने के लिए ऐसे नहीं दे सकता है, एविडेंस होना पड़ेगा, स्टेटमेंट विटनेस होना पड़ेगा, आपका पास एविडेंस होना पड़ेगा। जब वो मास एंडिंग का पूरा काम खत्म होने के बाद दे रहा है, लेकिन कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, वो दूसरा इशू है ना, उसको तो कंसिडर करना पड़ेगा। हाल को आपको भी होगा, दूसरों को भी होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि वो जो PIO था, जब हमने एप्लीकेशन डाला था, वो तो ट्रांसफर हो गया। जो दोबारा जो दूसरा आया तो उसने बोला कि मेरा तो क्या आपका मकसद क्या है? वो PIO को ही तंग कर रहा है क्या? नहीं मैम, तो आपका मकसद तो इन्फॉर्मेशन मिलना है ना। तो who has taken over the charge of the PIO, he will definitely, that is his duty to furnish the information. मेरे पास अभी भी है, मेरे पास तो ही इज डिनाइंग। तो हमको बोला कि आपने तो हमको आरटीआई दिया नहीं है, तो हम लोग को आइडिया नहीं था मैम। सीधे अभी आपने बताया था कि मालूम हुआ कि जब एप्लीकेशन के हम उसको प्रोसीड कर सकता था, है मेरे पास। वो नेक्स्ट वाला PIO का पूरा ड्यूटी बनता है जब when he has taken over the charge of the PIO, तो उसका ड्यूटी बनता है whatever information available in his office, he has to definitely furnish the information. और ये एक क्वेश्चन जो फेस करना चाहते हैं वो ऐसा है कि मैं इफ जब सपोज लाइक कोई PIO को उसमें जाता है ना, तो RTI को मैंने जैसा फाइल करता है, तो PIO जो अगर उसको डिनाई करता है, इन केस लाइक इन द केस ऑफ कि क्वेश्चन पूछता है ये क्या दिया है, क्या है ये काइंड ऑफ, वो राइट नहीं है PIO का। ये वही जानने मतलब है ना। हाँ, PIO का कोई राइट नहीं है एप्लीकेंट को क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है। He has to receive the application and go through the application. If your application is attached with the challan, 10 rupees challan, definitely he will react on that application. If information is available in his office, he will definitely furnish the information, as I have already said. And if he is not having the information, if other PIO से ऐसा करके हम अगर इफ आई आंसर बैक कि अगर आपका में हम सवाल पूछने क्या क्वेश्चन का जवाब देने नहीं आया है, आपको वहाँ पे ऑलरेडी हमने फर्निश करने के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिए बोलने से वो किस हद तक गलत नहीं, तो उसका बेसिस में फिर ये तुम मेरे साथ में गलती बात कर रहा है, ऐसा क्यों? गलती बात तो ना तो एप्लीकेंट का इसलिए है, ना तो गलती एप्लीकेंट करना चाहिए और ना तो PIO। यू शुड बी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, ऊपर बाय हो करके काम करना है, किसी का पावर दिखाने के लिए नहीं है। हम तो स्टूडेंट है, हम कुछ भी कर सकता है, ये भी कर सकता, वो भी नहीं होगा। बोलने का तमीज हम सबको सीखना है। आपका पूरा अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज तो कोई यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, योर बॉडी लैंग्वेज, योर वे ऑफ अप्रोचिंग शुड बी वेरी वेरी एमिकेबल, वेरी वेरी सबमिसिव। इसके लिए आप भी काम कर रहे हैं, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होकर काम कर रहे हैं। तो मैम इन दैट केस अगर वो नहीं, हम ये नहीं देगा, तुम कहीं भी जाना है जाओ, ऐसा बिहेव करता है, तो उसमें मैम उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन डायरेक्ट कमीशन, उसमें फर्स्ट एप्लीकेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। স্যার पी तलहा PIO PWW हमारा एक क्वेश्चन है कि अगर एप्लीकेंट कॉन्ट्रैक्टर का चेक नंबर मांगता है विद बिल अमाउंट, उसको देगा कि नहीं देगा? अगर कॉन्ट्रैक्टर को मंजूर है तो देगा, अगर कॉन्ट्रैक्टर को मंजूर नहीं है तो उसका रीजन देखना पड़ेगा PIO कि हाउ मच वेटेज in the part of public interest or in the part of your own office. आपका ऑफिस का सेक्रेसी या वो कॉन्ट्रैक्टर का सेक्रेसी ज़्यादा वेटेज है या पब्लिक का ज़्यादा वेटेज है। अगर पब्लिक का वेटेज ज़्यादा है तो डेफिनेटली PIO will furnish the information. नमस्ते मैम। नमस्कार।
सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आज लॉन्गडिंग जैसे जगह पे एक आरटीआई अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोगों ने रखा इसके लिए, और मैं जानना चाहूंगा कि ये पहला बार था क्या इस तरह का? हाँ जी, पहली बार है लॉन्गडिंग में। मैं पहले भी चांगलांग में कर चुकी हूँ और नामसा में भी किया है। नामसा में तो हम लोग पूरा कमीशन लोग थे, तो कमिश्नर जितने भी थे और चीफ इंक्लूडिंग आवर चीफ कमिश्नर ये इंफॉर्मेशन कमीशन से। और कल खुंसा में भी हमने किया है जब मैं चांगलांग में आई थी। आपका स्टूडेंट यूनियन का लीडर जो हमारा पलय वांसा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ आपसो, तो चीफ को रिक्वेस्ट किया तो चीफ ने मुझे डिटेल किया है और मैंने ये कोशिश किया यहाँ इस पर लॉन्गडिंग में भी अब आरटीआई के बारे में थोड़ा सा पीआईओ और एपीआईओ और एफएलएंस को समझा सकूं और बाकी पब्लिक को भी अवेयरनेस दे सकूं, ये मैं कोशिश किया। मैं जानना चाहूंगा कि आरटीआई का कौन से एक्ट को लेकर के आरटीआई हुआ है? तो आरटीआई का मैक्सिमम जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स आरटीआई स्पेशली ये पीआईओ एपीआईओ और एफएलएंस को जो बेनिफिट होगा उसका मैंने अवेयरनेस दिया है। जैसे कि पीआईओ का पूरा ड्यूटी बनता है सो मोटो इन्फॉर्मेशन को ये करना, डिस्क्लोजर करना मीडिया के थ्रू से, किसी भी मीडिया के थ्रू से आप दे सकते हैं। बोर्ड में भी इंफॉर्मेशन बोर्ड में भी तो टांग सकता है, जो भी प्रोजेक्ट आता है उसका जो भी फंड आता है उसको इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देने के लिए। और वो सेक्शन 4 का हमने पूरा डिटेल से बताया जो सो मोटो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए। दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिक अथॉरिटी जैसे पीआईओ डील कर रहा है तो उसको कैटलॉग करना है, इंडेक्स करना है और उसको कंप्यूटराइज करके कॉपी बना के रेडी हालत में रखना है। अगर कोई भी जो एपेलेंट है, जो इंफॉर्मेशन सीकर्स है, उनको इमीडिएटली विद इन नो टाइम वो इंफॉर्मेशन को फर्निश कर सके। इसलिए पूरा मैं फॉरवर्ड करती हूँ। सेक्शन 5 में ये है कि सब सेक्शन 1 में जो पीआईओ को नियुक्त करना है, कोई भी यूनिट है उसका पास पीआईओ होना चाहिए, एपीआईओ होना चाहिए। पीआईओ का ड्यूटी है जो इंफॉर्मेशन सीकर्स को इंफॉर्मेशन देना, और एपीआईओ है जो इंफॉर्मेशन सब डिवीजन में जो भी सीक करे उसका एप्लीकेशन को पीआईओ तक पहुंचाना, उनका ये ड्यूटी है विद इन 5 डेज के अंदर। और ये प्रेस्क्राइब्ड ये पीरियड है 30 डेज पीआईओ जो इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। तो पीआईओ को बड़ा अच्छा से इंफॉर्मेशन जो सीकर का एप्लीकेशन को गो थ्रू करना है। और मैम ये आरटीआई करने का ऐसा कोई मंथ होता है क्या जो इस मंथ पे नहीं करना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओनली मेरे अपना तरफ से एक सजेशन है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, जैसे कि मार्च महीना जो है बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, तो पीआईओ लोग बहुत बॉक डाउन होता है, बहुत ड्यूटीज करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। तो फर्दर जो उसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का पूरा काम करने के लिए, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है एफएलएंस को कि फाइनेंशियल ईयर जैसे मार्च एंडिंग में ये सब रोके और दूसरा टाइम में दे, उसे आगे दीजिए, उसके बाद में दे दीजिए, ये तो आपका राइट है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया वो किसी भी कोने में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, लेकिन सिस्टमेटिकली आपका एप्लीकेशन में 10 रुपया का चालान जरूर होना चाहिए और अच्छा क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर। अभी क्या करते हैं एपीलेंट लोग, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जो कि पीआईओ का बस की बात नहीं होता है कि विद इन 30 डेज का अंदर इंफॉर्मेशन देना। तो हम लोग सजेस्ट करें, कमीशन ने डिसाइड किया है कि 1 प्रोजेक्ट 1 सब्जेक्ट और 1 ईयर का 1 फाइनेंशियल ईयर का ही इंफॉर्मेशन सॉर्ट करना चाहिए, ताकि पीआईओ को भी तकलीफ ना हो और इंफॉर्मेशन सॉर्ट करने वाला को भी तकलीफ ना हो। मैम यहाँ में जो अटेंड नहीं किया आज, तो उनका ये कहना है कि आरटीआई कर लेता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, ये कहना। तो रिप्लाई कहाँ से लिया, उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पीआईओ का पास से रिप्लाई नहीं आता है, तो उसने सचमुच का दिया है, पीआईओ का ऑफिस ने रिसीव किया है आपका एप्लीकेशन, फिर भी अगर वो आप दे नहीं पा रहा है तो आप फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद जा सकता है, उसको एग्रीप लेकर के जाना है। पता नहीं कि पीआईओ ने मेरी एप्लीकेशन में कोई एक्शन नहीं किया, तो फर्स्ट एप्लीकेशन फिर अपना ये समन करेगा, ये पीआईओ को भी और एपीलेंट को भी, और एक्सप्लेन करेगा। अगर जेन्युइन है तब तो वो डायरेक्शन देगा पीआईओ को इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। अगर फिर
फर्स्ट एपिलेट भी फेल हो जाता है, एक्शन ले नहीं पा रहा है, तो जाके 90 डेज के अंदर में आप कमीशन को आपका अपील कर सकते हैं। थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी, आप लोग हम लोग का बीच में आने के लिए। आज हम लोग का अपसू का तरफ से एक RTA अवेयरनेस कैंपिंग कराया गया था लोंगडिंग पे। हम लोग ने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था ये प्रोग्राम के लिए, तो मैडम युद्रन जी आए हैं हमारे बीच में। तो जैसे हम लोग का प्रोग्राम अभी समाप्त हुआ है, सक्सेसफुली हुआ है ये प्रोग्राम जो, और जितना भी एप्लीकेंट यहाँ में आया, PIOs आया, क्वेश्चन राउंड एक चला है, और हम लोग का ये प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ है। और हम लोग का यहाँ में RTA प्रोग्राम कराने का एक ही मकसद था। लोंगडिंग एक रिमोट एरिया में पड़ता है, तो यहाँ में बहुत कम RTA होता है और एक्टिविस्ट भी बहुत कम है। तो हम लोग चाहते हैं कि RTA यहाँ में प्रोग्राम हो, एक्टिविस्ट सही ढंग से निकलो और सही इंसान सही जगह में RTA करना है। मैंने आजकल ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा RTA एक्टिविस्ट मैंने सही ढंग से नहीं करते हैं, लंबा RTA को मांगता है जो कि मैंने रिलेटेड नहीं है मैंने कुछ चीज़ से भी। तो हम लोग का ये RTA अवेयरनेस कराने का ये मकसद था कि लोगों को मैंने करप्शन को हटाने के लिए कि RTA करो, अपना राइट्स को जानो, गवर्नमेंट से क्या स्कीम आया है, वो स्कीम कहाँ पे आया है, किस लिए आया है और किसके लिए आया है, उसको हर कोई जानना है, वो थ्रू RTA हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग का ये मकसद था मैंने कि लोगों को यहाँ का लोंगडिंग का जो सिटीजन्स है उनको मैंने हम लोग RTA का एक अवेयरनेस दे, अपना राइट्स को जानने के लिए, मैंने वही है। कौन से डिपार्टमेंट के लोग आज का जो हम लोग का RTA अवेयरनेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं, सब इंक्लूडिंग DC, और जितना भी HODs है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सब आए हैं, PIOs है, APIOs भी आए हैं, और आपका एप्लीकेंट लोग भी थे। कानूनी पंचायत का अलग-अलग ब्लॉक से आया सर? उनसे भी आया है, CO सर भी आए हैं, और वहाँ में HODs नहीं है, HODs लोंगडिंग कानूबारी जहाँ पे थे वहाँ से। Thank you so much for widely covering this program. And the purpose of organizing this RTA awareness program has been exceptionally beautifully explained by our Secretary RTU Eastern. And as he has already mentioned, that the program was intended to educate the youths of Longding district especially, and also we had the presence of nearby district students union as well. So I believe that this program has been very successful in fulfilling all the targets, and I believe that the public have become very aware. See, because this RTI Act was designed to promote accountability and transparency among the general public regarding various government provisions and government funds. So this was one step towards progress. So this program was very successful, and I believe that in future also such kind of program will be organized in various other parts of Arunachal. Thank you. नमस्कार मीडिया फैकल्टी, और आज का जो प्रोग्राम जो सक्सेस हुआ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आपसू का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे RTA सेल और हम लोग ऑफिस सेक्रेटरी जो हमारे साथ में प्रेजेंट है, और जितना भी आपसू का मेंबर्स है, आप लोग जो इनिशिएटिव करके जो लोंगडिंग का प्रोग्राम किया है, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो प्रोग्राम का जरिए हम लोग को लोंगडिंग का जितना भी लोग है, लोग को ये जानने मिला है कि RTI को मतलब किस तरह का मानना चाहिए, और RTI को मतलब हम लोग मिसयूज जो करता है उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये RTI जो है एक सोशल कोज को लेकर के एक पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था आज का, तो हम लोग सब अटेंड हुए। और दूसरा बात ये भी है कि RTI मानना हर किसी के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए राइट है, लेकिन कई कई जगह में इसको मिसयूज किया था ऐसे करते हैं। जैसे कि लोंगडिंग एक रिमोट एरिया है, यहाँ में किसी ने व्हाट्सएप पर थ्रू या कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू से, जैसे कि ईटानगर से फॉर एग्जांपल, कहीं कहीं बहुत दूर से जो यहाँ में मतलब कभी देखा नहीं, वो लोग भी RTI मार के चलाए थे। तो इसको भी जो मैडम हम लोग का सोनम युद्रन जी जो ऑनरेबल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मतलब इस तरह का जो मकसद नहीं होना चाहिए, इसको जो RTI को जो मिसयूज नहीं करना चाहिए, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत सीखने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को, और साथ में जो ऑर्गेनाइज इनिशिएटिव किया है, जैसे हम लोग का आपसू मेंबर, आपसू को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, लोंगडिंग स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आप लोग को बहुत धन्यवाद देते हुए मैं सर एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा कि लोंगडिंग में क्या कोई ऐसा केस निकल आया है क्या जो किसी ने RTI लगा रखा हो लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक एक्चुअली वही हम बोल रहे हैं कि अभी तक ये जो भी RTI मारता है इधर का लोंगडिंग का,
तो एक पब्लिक कोर्स के लिए लेकर के इसको मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी नहीं होकर के किसी ने मारता है, जिसको हम लोग चुपके से मारते हैं उसका हम लोग मालूम नहीं होता है। लेकिन कोई कोई होता है जो सोशल एक्टिविस्ट जो होता है, जो जिन्होंने मतलब आरटीआई मार करके हमने नहीं डिपार्टमेंट ने इसको लेकर के आरटीआई किया है, इसीलिए इतना तक सक्सेस हो गया, ये जो हम लोग को देखने नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम तो है हम लोग का इधर में, तो यही नहीं होने के लिए आज सीखा है हम लोग इधर में, क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं किसी ने कितना डिपार्टमेंट में कितना लोग ने मतलब आरटीआई मार के रखा हुआ है। इसको मतलब पब्लिक को प्लेस नहीं करता है, पब्लिक को नहीं दिखाता है, प्रॉब्लम यही है।